थैंक यू। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर कुरतुलैन तसव्वुर और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। अहलन व सहलन खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी रोज लाता है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। आज भी हम हाजिर हुए हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में। आज का टॉपिक बताते चलूं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंधा जाम। और इसको हमने अगर कॉमन वर्ड्स में कहें तो इसमें कंधा अकड़ जाता है। उसमें मजीद हम तफसीलात जानेंगे हमारे आज के गेस्ट से। अगर आपको कंधे में दर्द महसूस होता है और वो दर्द इतना संगीन हो जाता है कि आप रोजमर्रा के काम करने से भी कासिर होते हैं, तो आप इस दर्द को बज़ाहिर मामूली समझकर इग्नोर मत करें। इसके अलामात क्या हो सकती हैं, किस कदर ये शदीद और संगीनी इख्तियार कर सकता है और इसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, इलाज किस तरह से हो सकता है, ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे हमारे आज के इस सेशन में। हमारे गेस्ट से इनका तारुफ करवाते चलूं। सर ने अपनी जो एकेडमिक डिग्रीज हैं वो KEMU यानी कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हैं। स्पेशलाइजेशन भी वहीं से किया। इसके बाद अपने जो प्रोफेशनल करियर का आगाज है वो म्यू हॉस्पिटल से किया। उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट्स एंड स्पाइन में भी बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद सर जो हैं पाकिस्तान रग्बी यूनियन में भी बतौर ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट काम कर चुके हैं। इस वक्त वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल इंचार्ज हैं और साथ ही साथ वहाँ पे बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त फिजियोथेरेपी क्लिनिक के CEO भी हैं। माशाल्लाह से 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद हाशिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द सेशन। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू डॉक्टर कुरतुलैन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हमारा आज का टॉपिक जो फ्रोजन शोल्डर है, जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो वो कंधा जाम या जाम कंधा होता है। तो हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये जाम कंधा, कंधा जाम या फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हमारे पास एज ए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि सबसे पहले जो कंप्लेंट होती है, अगर कोई कंधे में प्रॉब्लम हो कि जी मेरे कंधे में दर्द हो रही है, तो अमूमी तौर पर चूंकि फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो जाना, ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है। तो आमतौर पर पहला तासुर पेशेंट्स के माइंड में यही आता है कि जी हमारे कंधे में लाइक फ्रोजन शोल्डर हो गया है। तो फ्रोजन शोल्डर को मैं मैंने अगर आप लोगों को सादा अल्फाज में बता दूं, तो जो हमारा शोल्डर होता है, हमारा कंधा होता है, ये अल्लाह ताला ने बहुत स्टेबल बनाया है। इसका मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे मसल्स हैं, पट्टे हैं, जिसने इसको लाइक स्टेबलाइज किया हुआ है। उसके अलावा जो हम मूवमेंट्स करते हैं, बाजू उठाते हैं, पीछे लेकर जाते हैं, सर के पीछे लेकर जाते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में हम कंधे से मूवमेंट कर सकते हैं। तो लाजिम बात है, कंधे के जो मसल्स हैं वो उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, तो हमारी ये मूवमेंट हो रही होती है। फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि हमारे कंधे के मसल्स टाइट हो जाते हैं। और अगर इसको टेक्निकली मैं समझाऊं तो हमारे कंधे में एक कैप्सूल होता है। कैप्सूल आप समझ लें, बारीक सी झिल्ली है जो कि लाइक कंधे के इर्द गिर्द बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे पूरे जिस्म में जहां जहां जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहां वो बारीक झिल्ली होती है। तो कंधे के केस में वो टाइट हो जाती है, और इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि ऐसे लगता है जिस तरह बाजू ऊपर नहीं उठ रहा, साइड पर नहीं उठ रहा, पीछे नहीं जा रहा और कमर के पीछे नहीं जा रहा। तो इसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं, और आमतौर पर पेशेंट्स को बताने के लिए कंधा जाम हो जाना या फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। बट इसका कतन ताल्लुक जो है वो हर कंधे की दर्द से नहीं है। इसमें हमें तशखीस करनी पड़ती है, हमें डायग्नोस करना पड़ता है, क्योंकि अमूमन तमाम पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं कंधे की दर्द के साथ, उसके ऊपर ये लिखा होता है फ्रोजन शोल्डर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके कंधे में हो सकती हैं फ्रोजन शोल्डर के अलावा। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट फिर हम उसकी तशखीस करते हैं, उसको फिर असेस करते हैं। तो अगर सादा अल्फाज में बताया जाए कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, तो हमारे कंधे के जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, और जो हमारे कंधे में कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंधा बाजू ऊपर नहीं उठ लाइक ऊपर नहीं उठता, साइड पर नहीं उठता और कमर के पीछे नहीं जाता। इसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम फ्रोजन शोल्डर की, जैसे मैंने अभी तारीफ आपसे खातिर करते हैं, तो आपने बहुत डिटेल से हमारे व्यूअर्स को बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छे से समझ आ गई होगी कि फ्रोजन शोल्डर है क्या। अब मुझे ये बताते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि आपने कहा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, तो वो जो कॉजेज हैं, वो वजूहात कौन सी हो सकती हैं जिसमें जो हमारा जो शोल्डर है वो इस हद तक लिमिटेड उसकी मोशन हो जाती है कि वो बिल्कुल मूवमेंट उसके ऊपर भी नहीं होती, बैक पे भी नहीं जा रही है, जिससे आपने बताया। क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, ये बता दें हमारे व्यूअर्स को।
इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिजीजेस बोलते हैं। लाइक हमारा अगर पेशेंट हो और उसको शुगर हो, उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो, तो उसका भी ताल्लुक है कि उसको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाए। उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, लाइक आप बाइक से गिरे हैं या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपकी चेस्ट को चोट लगी है, यानी कि सीने पे चोट लगी है, गर्दन पे चोट लगी है, कंधे पे चोट लगी है, उसके बाद आपने कंधे को बहुत अरसे तक बांध कर रखा, उस बांधने की वजह से लाइक शोल्डर स्लिंग आपने यूज की जिसमें आप शोल्डर सपोर्ट बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपके कंधे के वो मसल्स टाइट हो सकते हैं। और अगर हम बताना चाहें एक बड़ी कॉमन एग्जांपल के, कभी कभार कोई खास वजह नहीं होती और पेशेंट का फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। लाइक हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल भी मेरा एक्टिव लाइफ स्टाइल है, मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक भी करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, फिर भी मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो कभी कभार उसको बोलते हैं इडियोपैथिक कॉज। लाइक उसकी उसमें कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाती है। और अमूमन कहा जाता है कि जिंदगी में एक दफा कम से कम आपकी लाइफ में फ्रोजन शोल्डर आपको जरूर होता है, अमूमन चांसेस होते हैं। और ये बहुत कॉमन मसला है, खास तौर पर शुगर के मरीजों में, क्योंकि उनके अंदर और हार्ट के पेशेंट्स में उनके अंदर बहुत चांसेस होते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो जाए। ये जो आपने बता दिया ना कि इसकी वजूहात जो हैं वो बीमारियां मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, इस तरह से मुझे बताएं कि अभी हम वजूहात की जैसे बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें इन वजूहात की बिना पर, क्या सीधे ही मतलब डायरेक्ट फौरन फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, या फिर पेन होगी, फिर आहिस्ता से कुछ दिन गुजरेंगे, कुछ ज्यादा पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उस शिद्दत से ज्यादा बढ़ के फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जाता है फ्रोजन शोल्डर की तरफ, या फिर एकदम से कुछ हिट किया तो फ्रोजन शोल्डर हो गया, या फिर कोई बीमारी हुई तो उसने डायरेक्ट जो है वो पेन कॉज किया, फ्रोजन शोल्डर हो गया? इसके बारे में जरा हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को। ये आपने ना बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं चाह रहा था इसके ऊपर मैं आऊँ। एक्चुअली ना ऐसा नहीं होता कि आपको लाइक रात को सोए और सुबह उठे तो आपको जी फ्रोजन शोल्डर हो गया, ऐसा नहीं होता। इनिशियली पेशेंट्स ना कंप्लेंट करना शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब, वैसे तो इनिशियली हमारे पास आते ही नहीं है पेशेंट्स। शुरू शुरू में आपकी ये कंप्लेंट होती है कि आपको कपड़े बदलने में प्रॉब्लम होती है, बाल बनाने में प्रॉब्लम होती है, सर पर साबुन लगाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप पैंट पहन रहे हैं तो शर्ट उसके अंदर टाई इन कर रहे हैं तो शर्ट अंदर डालने में प्रॉब्लम होती है। और आप कमीज पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। ओवरहेड मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप बाजू ऊपर उठा रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी टाइटनेस महसूस होगी कि जी मुझे कंधे में थोड़ा सा जकड़न महसूस हो रही है। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो इंडिकेट करती हैं। अच्छा, मैंने शुरू में बताया था कि जरूरी नहीं है कि ये फ्रोजन शोल्डर हो। आपके कंधे के पीछे और अराउंड जो मसल्स होते हैं उसके अंदर अगर टाइटनेस हो, उसकी वजह से भी आपके कंधे की मूवमेंट इफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये फ्रोजन शोल्डर ही है तो उसकी भी कंप्लेंट ऐसे ही होती है पेशेंट्स के पास, कि हमें पेशेंट यही कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ी बाजू उठाने में, कपड़े पहनने में, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, इस तरह कंप्लेंट आती हैं। और शुरू शुरू में दर्द बहुत शदीद होती है, लेकिन पहले महीने में इसकी स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज के अंदर इसकी दर्द बहुत ज्यादा होती है, बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता। उसके बाद ग्रेजुअली फिर इसके अंदर दर्द कम होना शुरू होती है, लेकिन बाजू फिर भी प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा होता, यानी कि आपकी दर्द कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन पेशेंट्स हमें कंप्लेंट कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब दर्द तो अभी तक थोड़ी कंट्रोल में आ गई, लेकिन बाजू जो है ना अभी भी उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह पहले करता था। तो फिर ग्रेजुअली एक वक्त आता है कि आपका दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाती है और फिर आपकी जो रेंजेस हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और बात बताने वाली ये है कि अगर कुछ भी ना करें आप फ्रोजन शोल्डर को, तो 1 से 1.5 साल में ठीक हो जाता है। लेकिन अब 1 से 1.5 साल कौन इंतजार करे? फिर उसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर अभी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और यहाँ पे मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस सेशन को मजीद इंटरेक्टिव बनाएं अपने क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं जो आप चाह रहे हैं कि हम अपने कैसे पूछें, तो मैं लाजमी कमेंट करके बताएं, या अगर आप कोई सजेशन देना चाह रहे हैं जिसमें हम इन फ्यूचर अपने सेशन रखें, तो वो भी लाजमी में कमेंट करके बताएं। और सर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आऊंगी। जैसे अभी आपने बात की कि ये खुद भी ठीक हो जाता है 1 डेढ़ साल बाद, तो अगर मतलब हमने पता, जैसे अब आपने बताया कि फलां फलां जो है, जैसे आपने कहा सर से ऊपर आप लोग ओवरहेड एक्टिविटीज नहीं कर सकोगे, कंघी करते हुए मसला आएगा, मतलब ये अलामात आपने बताया, इसके अलावा भी कोई अलामात होती हैं? अगर हम अलामात की तरफ बात करें इनके अलावा।
इसमें अमूमन जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम जब करवट लेते हैं अपनी उस जानिब जिस तरफ जिस कंधे में मसला है, तो उसमें पेशेंट को दर्द महसूस होती है। रात को लेटे लेटे उनको कोई मूवमेंट की लेट्स सपोज इस हद तक दर्द बढ़ जाती है कि पेशेंट कहते हैं कि हमने गिलास उठाकर पानी पीने की कोशिश की, उसमें हमारी दर्द बढ़ गई। हमने गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट पहनने की कोशिश की, उसमें हमारी दर्द बढ़ गई। उसके अलावा हमने किसी को कोई चीज उठाकर देने की कोशिश की, तो उसमें हमारी दर्द बढ़ गई। तो ये कुछ कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट्स की, जिसमें पेशेंट हमारे पास आकर यही बात कहता है कि हमारी दर्द बढ़ गई है। तो ये कुछ अलामात हैं जिससे हमें अंदाजा होता है फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को है। लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उससे ना प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, और हिस्ट्री में अमूमन पता लग जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है। लेकिन अमूमन जितनी ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए तो उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर आपका कंधा किसी भी प्रॉब्लम की वजह से बेहतर नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। सर अब जैसे आपने बात की कि जितनी लेट पेशेंट आएगा वो किसी न किसी और मसले में भी जो है कन्वर्ट हो सकती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें एज के लिहाज से या जेंडर के लिहाज से, तो क्या इनका अफेक्ट होता है फ्रोजन शोल्डर पे अगर हम बात कर रहे हो तो? एज का बिल्कुल इफेक्ट होता है। अमूमन देखा गया है कि यंग लोगों में फ्रोजन शोल्डर डेवलप नहीं होता, या आफ्टर 30 या आफ्टर 40 ईयर्स जो है अमूमन पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। और ज्यादातर ये फीमेल्स में होता है। और अगर देखा जाए इसकी ऐसे की स्पेसिफिक कॉज, लेकिन फीमेल्स के अंदर अमूमन ज्यादा होता है। उसके अलावा ये कि एज से इसका ताल्लुक इस तरह है कि और एज के साथ साथ कोमॉर्बिड कंडीशन, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है साथ में, तो उसकी वजह से भी आपको कंधे में मसला आ सकता है। तो इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एज का अगर हम इसमें एज ब्रैकेट की बात करें, तो एज लाइक 40 के बाद जो है अमूमन ज्यादा हमें पेशेंट्स मिलते हैं जिनमें फ्रोजन शोल्डर डेवलप हुआ हुआ होता है, और खवातीन में अमूमन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं, मैं वो भी साथ लेती चलूंगी। यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है। हुमा कह रही है, अस्सलाम वालेकुम मैम, जब मुझे भूख लगती है तो भी शोल्डर में पेन होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूंगा कि ये भूख लगने की वजह से फ्रोजन शोल्डर, ये फ्रोजन शोल्डर तो नहीं है ये। अब इसमें पेशेंट की एज पूछेंगे, अगर पेशेंट का मसल मैस नहीं है अराउंड द मसल, अगर पेशेंट वीक है, तो उस वजह से, वीकनेस की वजह से पेशेंट को दर्द हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। अदरवाइज इनको चाहिए कि एक दफा या तो ये न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लें, या फिर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें। क्योंकि अगर भूख लगने की वजह से दर्द हो रही है कंधों में, तो ये न्यूट्रिशनिस्ट को उनको या डाइटिशियन को मिलना चाहिए, वो इनको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। थैंक यू सर। तो यहाँ पे एक और हमारे पास कमेंट है अदनान असलम का। वो कहना है, आई हैव बीन फीलिंग पेन इन माय राइट शोल्डर स्पेशली व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सही है। इसमें इदनान साहब को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तो अगर आपको कंधे में दर्द होती है आगे की तरफ, साइड की तरफ, और वो वक्त और लाइक आप सुबह उठे और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दर्द ठीक हो गई, तो इसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपको दर्द जो है वो गर्दन की वजह से तो नहीं आ रही, क्योंकि गलत तकिया लेने की वजह से अमूमन इस तरह हो जाता है। अच्छा, दूसरा मैं इदनान साहब को सजेस्ट करूंगा कि अगर दर्द आपकी ऐसी है जिसकी वजह से नींद खराब नहीं होती, लेकिन जब सुबह उठते हैं तभी दर्द होती है, तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा मसल्स के अंदर ना ट्रिगर पॉइंट से टाइटनेस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये दर्द आ रही होती है। तो फिर उस टाइटनेस को बेहतर करने के लिए आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका हल मालूम कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं चाहूंगी कि यहाँ पे आप हमारे व्यूअर्स को अपना भी बता दें कि आप से अगर कंसल्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने पहले भी बारहा बताया कि अगर आप मेरा नाम याद कर लें, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम फिजियोथेरेपिस्ट, आप जो गूगल करेंगे तो आपको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपॉइंटमेंट की भी। उसके अलावा जो मेरा नंबर है 0343418524, तो इस पर आप कॉल करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और फिजियोथेरेपी क्लिनिक अगर आप लिखेंगे तो उस पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो अगर आप मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हाशिम फिजियोथेरेपिस्ट गूगल कर लें लाहौर में, तो आपको मेरी अपॉइंटमेंट की लोकेशन भी मिल जाएगी, डिटेल्स भी मिल जाएंगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अनमोल कह रही है, डॉक्टर साहब मेरे शोल्डर और नेक में बहुत दर्द होता है, बाजू सुन हो जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो मुझे फिर इनको जनरली आंसर करना पड़ता है। मिस अनमोल, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो दर्द है गर्दन में और
कंधे में। तो इनको फिर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि आपकी एज क्या है, आपकी रूटीन एक्टिविटीज क्या है, आप बैठने का ज्यादा काम करती हैं या फिर आपका कोई मोबाइल का यूज ज्यादा है। क्योंकि ये, और जहां तक सुन होने का ताल्लुक है, तो सुन क्या कुछ दिन से हो रहा है या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों से हो रहा है, तो ये फिर हमें हिस्ट्री लेकर आपकी फिर उसके मुताबिक आपका डायग्नोसिस यानी कि तशखीस करनी पड़ेगी, फिर आपका इलाज हो सकता है। अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम फ्यू डेज की है, लाइक 2 to 3 डेज की है, और ये अब बेहतर हो रही है, तो फिर परेशानी की बात नहीं है। अदरवाइज अगर ये कुछ महीनों या हफ्तों पुरानी है, तो फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि इसको तशखीस करके बता सकें क्यों आ रहा है ये मसला। जैसे फ्रोजन शोल्डर की बात करें, अगर एक पेशेंट को जो है फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, तो क्या चांसेस हैं कि उसको दोबारा भी हो सकता है फ्रोजन शोल्डर? बिल्कुल हो सकता है, इसमें बिल्कुल चांसेस हैं। क्योंकि जब फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो बेहतर भी हो जाए, आपका बाजू बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसका जो ऑपोजिट साइड है उस पर भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इसलिए जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि जो आपको एक्सरसाइज हमने सिखाई है, इसको आपने लाइफ लॉन्ग याद रखना है और अपनी रूटीन का पार्ट बनाना है। क्योंकि ऐसा मरीज जिसको और कोई बीमारी नहीं है, लाइक शुगर या ब्लड प्रेशर नहीं है, और उसमें अगर फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो गया है, उसमें तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा मरीज जिसके अंदर लाइक शुगर या ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है, तो उसमें फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपको ये बीमारियां हैं, तो एक कंधे में अगर ये प्रॉब्लम हुई है, तो दोबारा भी हो सकती है। बेशक लाइक करीबी टाइम में ना हो, लेकिन 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा कहूंगी, अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो लाजमी कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपकी तमाम क्यूरीज हम अपने गेस्ट से क्लियर करवा सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि एक आर्थराइटिस बीमारी है, अगर उसमें अगर हम उसको रिलेट करें फ्रोजन शोल्डर से, तो क्या उस जो पेशेंट आर्थराइटिस के होते हैं, आर्थराइटिक पेशेंट, उनको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? या फ्रोजन शोल्डर वालों को जो है आर्थराइटिस के ज्यादा चांसेस रिलेट करते हैं किसी तरह से? सही है। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को आर्थराइटिस के बारे में बता दूं कि आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो जॉइंट्स होते हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं। और इसमें हम अगर बोलें कि वीर एंड टीयर स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो जॉइंट्स की सर्फेसिस होती हैं वो अपनी जो असल शक्ल होती है उससे हटकर घिसना शुरू हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस की कई वजूहत हैं, कई कॉजेज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, उसके अंदर मैं फिलहाल नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंधे में क्या आर्थराइटिस कॉमन है, तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि कंधे से ज्यादा हमारे घुटनों में ज्यादा आर्थराइटिस कॉमन है, क्योंकि घुटनों के ऊपर पूरे जिस्म का वजन आ रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा ये कि आर्थराइटिस की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो अगर एक पेशेंट को आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया है, लाइक कंधे का, डॉक्टर डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया कि आपको कंधे का आर्थराइटिस है, तो उसमें फिर हम ना एक्सरसाइज बताते हैं, वो आप लाजमी करें, ताकि आपका फ्रोजन शोल्डर डेवलप भी ना हो। यानी कि उसमें एक टिप याद रखें कि आपने ना ओवरहेड मूवमेंट्स लाजमी करनी है। यानी कि बाजू को अपने सर से ऊपर उठाकर रोजाना 20 से 40 दफा या इवन 100 दफा भी आप ये वाली मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि ओवरहेड मूवमेंट्स तो आपने लाजमी करनी है, ताकि आपकी जो फ्रोजन शोल्डर के चांसेस हैं वो कम से कम हो। क्योंकि अगर आप ओवरहेड मूवमेंट्स जिस तरह अगर मैं दूसरी साइड पे चला जाऊं, कि अगर एक पेशेंट है, उसको फ्रैक्चर हुआ कंधे का, और उसके बाद उसने स्लिंग पहन के रखी, और लाजमी बात है जब कंधे का फ्रैक्चर हुआ स्लिंग पहन के रखी, तो बहुत अरसे तक उसने मूवमेंट्स नहीं की, यानी कि ओवरहेड मूवमेंट्स नहीं की, ताकि वो हड्डी जुड़ जाए। तो जब उसकी हड्डी जुड़ जाएगी, तो उसके बाद प्रॉब्लम ये होगी कि उसको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाएगा। तो ये मेरी एडवाइस है कि जो मूवमेंट्स हैं वो आपने लाजमी जारी रखनी है, ताकि आपको फ्यूचर में फ्रोजन शोल्डर डेवलप ना हो। अगर आपको आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया है, तो कोशिश करें कि आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप ना हो। लेकिन फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट्स को आर्थराइटिस नहीं होता, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, शाहिद कह रहे हैं सोजिश शोल्डर लास्ट 7 ईयर व्हेन आई स्लीपिंग राइट साइड, टू मच पेन इन माय राइट शोल्डर। अच्छा, इसमें शायद साहब को मेरा इन पैगाम है कि 7 साल से आपको कंधे में दर्द है, जब आप राइट साइड के ऊपर सोती हैं, तो आपने क्या अभी तक किसी को दिखाया है?
मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, क्योंकि कोई भी कंधे की दर्द 7 साल नहीं चलती। और अब देखने से मालूम हो रहा है कि आपकी जो एज है वो भी कोई ज्यादा नहीं है। तो आप दिखाएं। अमूमन शोल्डर मसल्स की वीकनेस की वजह से भी इस तरह दर्द हो जाती है। आप 4 to 6 वीक एक्सरसाइज करते हैं, आपको एक दो एक्सरसाइज बता दी जाती हैं, आपका कंधा बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाते हैं आप। लेकिन आप इसको एक बार तशखीस करवाएं क्या मसला है। सर मुझे ये बताएं कि अब जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रोजन शोल्डर की, हम शोल्डर जो रीजन है उसकी बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा जो बाजू है वो भी वीकनेस फील हो और वही पेन जो है पूरे बाजू में रेडिएट, मतलब पूरे बाजू में जाए और हाथों में भी जाए? ये जब फ्रोजन शोल्डर, अगर आपका सवाल ये है ना कि फ्रोजन शोल्डर की वजह से बाजू में दर्द जाती है, तो डेफिनेटली जाती है। आमतौर पर पेशेंट्स हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि दर्द जो है वो आगे की तरफ आ रही है, दर्द जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रही है। अमूमन कोहनी तक रहती है, यानी कि एल्बो तक रहती है, एल्बो से नीचे नहीं जाती। कुछ केसेस में एल्बो से नीचे भी जाती है, लेकिन आमतौर पर जो आपकी बाइसेप और ट्राइसेप का एरिया, यानी कि आपका शोल्डर से एल्बो तक का एरिया है, यहाँ आपको पेशेंट की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। और टिपिकली पेशेंट्स ये कहते हैं कि जब हम कोई बाजू ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हमें दर्द बहुत ज़्यादा होती है। सर मुझे बताएं कि इसके एक्सरसाइज में, मतलब अगर जैसे हम घर में बताते हैं लोगों को, होम प्लान में आप उनको किस तरह की एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, और कितना जो है वो टाइम पीरियड लगता है? फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट कितने टाइम तक ठीक हो जाता है? सही है। इसमें ना मैं आपको इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ। इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी है, और उसके अलावा इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसके अंदर इंजेक्शन आ जाते हैं। और उसके बाद फिर कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जिससे हम फ्रोजन शोल्डर का इलाज करते हैं। पहली बात तो ये है कि फ्रोजन शोल्डर के अंदर जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनका मेन मकसद दर्द को कंट्रोल करना होता है। दर्द सप्रेस रहती है, उसके अलावा उसका कोई खास मकसद नहीं होता। और ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें आपके मसल्स रिलैक्स रहें और आपकी दर्द कंट्रोल रहे। उसके अलावा आमतौर पर इसमें इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो कि ऑर्थोपेडिशियंस लगाते हैं, जिसमें आपका जो कैप्सूल होता है उसको रिलैक्स करने के लिए या तो उसमें स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं या फिर इसमें सलाइन वाटर के इंजेक्शन लगाते हैं। तीसरा ये है कि अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत अरसे से है, आप चाहते हैं कि इससे जल्दी छुटकारा हासिल करें, तो फिर इसके लिए आपको बेहोश करके बाजू को झटके से खोला जाता है। इसको मैनिपुलेशन एनेस्थीसिया बोलते हैं, कि आपको बेहोश करके कंधे को झटका देते हैं और उससे आपका बाजू की पूरी रेंज कर देते हैं। अच्छा, अब एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम सबसे पहले सेशन में उनको ये तमाम बातें बता देते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कितना अरसा लगेगा इसको बेहतर होने में, इस वक्त आप किस कंडीशन में हमारे पास आए हैं, और कितने अरसे में आप बेहतर हो जाएंगे। अगर पेशेंट हमारे पास 3 महीने 4 महीने बाद आता है तो उसको हम वो तो उसकी पेन काफी कंट्रोल्ड होती है। हम फिर जो हमारी एक्सरसाइज होती है उसका टारगेट ये होता है कि उसकी रेंज बाजू की पूरी की जाए, यानी कि बाजू उसका जिस हद तक, जहां तक रेंजेस में जा सके वो पूरा किया जाए। कमर के पीछे बाजू ऊपर उठाना, सर के पीछे आगे की तरफ लेकर आना, ये तमाम मूवमेंट्स हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं। उसमें हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम हाथ से पेशेंट के शोल्डर को मोबिलाइज करते हैं, और उसके अलावा हम पेशेंट को फिर कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिससे उसका कंधा रिलैक्स होता है। और फिर कुछ हमारे पास मशीनरी होती है जिसमें हम कंधे की मूवमेंट्स करवाते हैं। बट अगर हमारे पास पेशेंट उस कंडीशन में है, शुरू शुरू में पहले महीने में आ जाए, उसकी दर्द बहुत शदीद हो, तो फिर हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि पेशेंट की दर्द को जिस हद तक कंट्रोल कर सके वो करें। एक दफा दर्द जब कंट्रोल हो जाती है तो फिर हम उसकी एक्सरसाइज के जरिए मूवमेंट्स बेहतर कर लेते हैं। तो मैंने आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए हैं, हम पेशेंट को सब कुछ बता देते हैं। अब ये पेशेंट के अपने ऊपर है कि वो किस ट्रीटमेंट ऑप्शन को वो करता है, अडॉप्ट करता है। बट मोस्टली एक्सरसाइजेस से ही पेशेंट चाहते हैं कि इस दर्द से वो निजात हासिल करें। दवाइयाँ ज़रूर खाएं, लेकिन दवाइयाँ इसका अल्टीमेट डायरेक्ट इलाज नहीं है, मूवमेंट इसका इलाज है। उसके अलावा शोल्डर मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइज करना इसका इलाज है। और अल्टीमेटली आपके कंधा जितना रिलैक्स रहेगा उतनी ही मूवमेंट आपकी इंक्रीज होगी। और इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका कंधा मूवमेंट तो उसमें आ गई, लेकिन उसके अंदर जो मसल्स हैं क्या वो इतने ताकतवर हैं कि उस मूवमेंट को सस्टेन कर सकें? तो हम वो एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आपके कंधे स्ट्रांग से स्ट्रांग रहें और फ्यूचर में प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो।
थैंक यू सो मच सर। मुझे अब ये बताएं कि अगर जैसे आपने बताया कि सर्जरी मतलब इंटरवेंशन जो है वो कोई अगर ऐसा कोई फ्रोजन शोल्डर का इतना स्वेयर केस आ जाए तो क्या सर्जरी भी करते हैं, और सर्जरी करते हैं तो उसके बाद रिहैब कितने टाइम का होता है? जैसे हम फिजिकल थेरेपी रिहैब की बात कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में जो है वापस उसी कंडीशन में अपना जो कंधा है नॉर्मल फंक्शन कंडीशन में आ जाता है? चाहे आप वो उसको सर्जरी भी बोल सकते हैं, उसको वैसे सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है वो, और उसको मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया भी बोल सकते हैं। वो प्रॉपरली ऑर्थोपेडिक सर्जन ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद तकरीबन आपको मैक्सिमम 2 मंथ्स, लाइक 4 to 6 वीक्स या 4 to 8 वीक्स लगते हैं आपकी रिहैबिलिटेशन कंप्लीट होने में, क्योंकि जब उसको आप झटका देकर बाजू को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स डैमेज भी होते हैं। यानी कि कंधा आपका पूरी तरह खुल तो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जो आपके मसल्स डैमेज होते हैं तो उनको हील अप होने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए आप माइंड में रखेंगे 4 to 8 वीक्स आपको लगेंगे उसकी रिहैबिलिटेशन होने में, पेन फ्री होने में, और आपके मसल इतने स्ट्रांग हो कि आपको ये दोबारा प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है, आतिफ पूछ रहे हैं कि मेरी मिसेस के बैक शोल्डर से लेकर आर्म तक काफी पेन है, शी इज ऑल्सो डायबिटिक, प्लीज किस किस्म के डॉक्टर को कंसल्ट करूं? आप फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखा सकते हैं, और अगर वो डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली आप डायबिटोलॉजिस्ट को दिखा रहे होंगे। तो उनकी जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है उसको मैनेज करने के लिए मेडिसिन चल रही होगी, लेकिन आप, मेरी सजेशन है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें ताकि आपका ये मसला हल हो सके। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर हमारे पास एक और कमेंट था, रिजवान कह रहे हैं सर, माय मदर हैव फ्रोजन शोल्डर, शी इज एज्ड पर्सन, शी इज डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट, समटाइम पेन बिकम्स टू सो मच क्रोनिक इट बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल फ्लेक्शन 90 डिग्री तक हो जाती है। ये रिजवान हाशमी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनसे मैंने गुजारिश की थी डॉक्टर साहब कि हमारे पास थोड़ा टाइम निकाल कर तशरीफ लाएं। तो ये सारी की सारी जो वजूहात हैं इन्होंने बताई हैं, अभी हमने डिस्कशन भी किया है। उन्होंने वजूहात में खुद बताया कि वो डायबिटिक भी हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं। तो मेरा तो इनको मशवरा यही है कि एक दफ़ा चक्कर लगा लें, मिल लें, ताकि मैं इनको फर्दर एक्सरसाइज बता दूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जी इट हैज़ बिकम सो मच क्रॉनिक, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू हैंडल फ्लेक्शन 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि उनका कंधा यहाँ से ऊपर भी नहीं जाता। तो मैं तो इसमें ये मशवरा दूंगा कि आप एक दफ़ा मिल लें ताकि आपको एक्सरसाइज बताई जा सकें। कभी कभार कुछ एक्सरसाइज आप खुद से कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, और उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। हम कतई एडवाइस नहीं करते कि आप एक्सरसाइज ना करें, आप जरूर करें, लेकिन जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं तो कंधे, अब हम समझते हैं कि ये इतना सा कंधा है, लेकिन कंधा सिर्फ यही हम कंसिडर नहीं करते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। हमारा इसमें इधर जॉइंट्स होते हैं, इधर जॉइंट होते हैं, उसके अलावा पूरा पीछे का हमारा एक टर्म होता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, यानी कि हमारी जो पीछे एक ट्रायंगुलर बोन है, स्कैपुला बोन है, वो भी हमारी अपर बैक के साथ पूरा जॉइंट बना रही है, फॉल्स जॉइंट। तो ये सारा शोल्डर गर्डल मिलकर हमारे कंधे की मूवमेंट करवा रहा होता है। तो कभी कभार मसला इससे ज्यादा कमर में होता है, अपर बैक में होता है, नेक में होता है, जिस वजह से आपकी मूवमेंट नहीं हो रही होती। तो उसको भी फिर हमें देखना पड़ता है, और फिर उसके बाद ही हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम किस नौयत का है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर हमारे पास एक और कमेंट है, अगर आप उसका भी उनका भी क्वेश्चन जो क्लियर कर दें। तो यहाँ पे अबू बकर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी राइट साइड में नेक शोल्डर और बाजू में शदीद दर्द रहता है लास्ट 1 मंथ से, प्लीज कोई सोल्यूशन बता दें, जजाकल्ला। अबू बकर साहब, आप मुझे यंग ही लग रहे हैं देखने में, तो शायद आपकी काम की नौयत ऐसी है जिस तरह से आपके राइट साइड पे शोल्डर में और बाजू में दर्द रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ना, कंधे की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप किया करें ताकि आपका ये दर्द जिस हद तक बेहतर हो सके हो जाए। लेकिन अगर आपको ये दर्द 1 महीने से, लास्ट 1 मंथ से है, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि कभी कभार आप लोग समझते हैं कि जो फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है, ऐसी बात नहीं होती। आप अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें, अपना प्रॉब्लम शेयर कर लें, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट उसके सोल्यूशन बता देगा। कभी कभार एक सेशन में आपका मसला हल हो जाता है। इसलिए मैंने आपके सेशन के स्टार्ट में बोला कि हर प्रॉब्लम कंधे का फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। और फिजियोथेरेपी का जो हर मरीज होता है उसको हम बहुत ज्यादा अरसा फिजियोथेरेपी के लिए नहीं बुलाते। मेन हमारा जो कंसर्न होता है उसकी असल प्रॉब्लम की तशखीस करना और उसको गाइड करना, के और हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अगर उस मसले में उसका प्रॉब्लम हल कर सकते हैं
तो उसको वो ज़रूर बता देते हैं। तो इसलिए इनको मेरी सजेशन है कि एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें ताकि आपका मसला हम हल कर दें। थैंक यू सो मच सर। अब मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। मेरा अब लास्ट क्वेश्चन आज ये है कि अगर फ्रोजन शोल्डर का जो पेशेंट है, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है? फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में डिसलोकेशन तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें तो कंधा मूव ही नहीं कर रहा होता, इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि उसको आप कह लें कि ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, कंधा आपका लाइक मूव ही नहीं करता। तो मेरे 10 साल कैरियर में आज तक कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको फ्रोजन शोल्डर और उसका कंधा डिसलोकेट हो गया हो। तो ये बड़ा कम होता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर एक पेशेंट का शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, कंधा उसका निकल गया था, उसके बाद उसने बहुत सी मूवमेंट्स नहीं की, उस वजह से उसका फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट हो और उसको बाद में वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, फ्रोजन शोल्डर की उसका डिसलोकेशन हो जाए। थैंक यू सो मच सर। और सर मैं यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आपने जो है, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने इतने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला, हमारे व्यूअर्स के तमाम क्वेश्चंस क्लियर किए, मेरे भी तमाम क्वेश्चंस क्लियर किए और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच हमें जॉइन मोस्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमें जॉइन किया और अपने कमेंट्स से हमारे सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाए रखा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप मैं लोगों से नेक्स्ट सेशन में। जी, जी। मैं चाहूंगा कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स देता जाऊं उन तमाम पेशेंट्स के लिए जो कि इस फ्रोजन शोल्डर में मुब्तला हैं, कि अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कीजिए ताकि आपको आपके प्रॉब्लम के मुतालिक प्रॉपरली गाइड किया जाए। और इसमें ना एक्सरसाइजेज जो बताई जाती हैं वो चंद एक्सरसाइजेज नहीं होती। ये एक्सरसाइजेज वो होती हैं जो कि आपको उस वक्त के हिसाब से बताई जाती हैं। अगर आपका मसला बेहतर हो रहा है और बिल्कुल एंड में कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं कि जी कंधा बस पीछे नहीं जाता, बाकी सारी मूवमेंट्स नॉर्मल हैं, तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको वो एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपकी वो वाली मूवमेंट्स बेहतर हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर विजिट करें फिजियोथेरेपिस्ट को। और इल्मी सिटी का डॉक्टर कुरुतलैन का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाया और मेरे जो एक्सपीरियंस है उसको मुझे शेयर करने का मौका मिला। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। इंशाल्लाह आप कभी भी फ्यूचर में मुझे अगर मौका देंगे तो मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ कमिंग जो है वीक में या फिर कमिंग जो अभी जैसे हमारा नया साल शुरू हो रहा है, उस नए साल में हम आपको दोबारा से ज़रूर तकलीफ देंगे कि आप हमारे साथ दोबारा चाहे सेशन करें। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और व्यूअर्स इंशाल्लाह अब नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।